भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग। पढ़ना स्टार्ट करें। आज एक नया टॉपिक शुरू करना था। क्या था टॉपिक? केंद्र और राज्य के संबंध। जब हमने ये बुक दोबारा पढ़नी स्टार्ट की तो मैंने राज्य से पढ़ानी स्टार्ट की थी ये, और हमने राज्य का विधानमंडल, पूरा विधानसभा, विधान परिषद, सीएम, याद है तुम्हें ये बातें? फिर हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी। अब स्टेट और सेंटर की समझ को लास्ट में जैसे एक होता है ना भाई, चलते चलते कि चलो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, उस टॉपिक का नाम है केंद्र और राज्य संबंध। ये हमेशा, हाँ जी, एक 4 क्लासेस किसकी लगती हैं? हाँ, वो फिर वही बात हो जाएगी ना। परिमल सर ने क्या कहा था कि 1 घंटे बढ़ जाएगी तुम्हारी क्लास। अब ये नो कह रही हैं, तुम यस कह रहे हो। पेपर से ना 15 दिन पहले मैं एक एक्स्ट्रा क्लास अपने आप ले लूँगी। जब ये होगा ना पेपर आ गया कंफर्म, तब मैं अपने आप पढ़ा दूँगी। ठीक है, चलो केंद्र राज्य संबंध पे बात करते हैं। तो जब केंद्र समझ में आ जाए और राज्य, तब फिर इन दोनों को पैरेलल रख के पढ़ना इस टॉपिक का मेन टारगेट होता है। इसलिए इसका नाम है केंद्र और राज्य के संबंध। स्टार्टिंग में इसको पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, पर अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन दोनों में कैसे कैसे काम होता है। वो जो तुम जानते हो ना, वही इस टॉपिक का निचोड़ है। उसको देखते हैं ज़रा। सबसे पहले बात करें देश में कानून की। कानून बनाना किसका काम है? दोनों का काम है। केंद्र भी काम करता है और राज्य भी। भाई कानून 2 तरह के बनते हैं ना, एक देश के लिए और एक राज्य के लिए। तो देश के कानून बनाने वाली संस्था का नाम संसद और इसका नाम विधानमंडल। इसके फिर 3 पार्ट, इसके भी 3 पार्ट, कहीं द्विसदनीय, कहीं एक सदनीय। अब आपको ये सारी बातें पहले से पता हैं। कानून में दोनों का बंटवारा कर रखा है। देश के ऊपर कानून बनेगा, एक लिस्ट आपको पता है, लिस्ट नंबर 1 जिसे कहते हैं यूनियन लिस्ट, इसे लिस्ट नंबर 2 जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। ये आपको अच्छी तरह पता है। ये है कानूनी शक्ति, विधायी शक्तियाँ जो पहले से पता है कि डिवाइडेड है ना। ये इसकी शक्ति पे काम कर सकता, ये ज़रूरत पड़े तो इसकी शक्ति पे काम कर सकता है, जिसको आगे मैंने बहुत बार पहले बताया भी, आगे मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूँगी। पहली मोटी बात जो तुम ऑलरेडी जानते हो। दूसरा, एक चीज़ होती है प्रशासन, काम करना। मैंने तुम्हें कई बार आईएएस आईपीएस की कहानी बताई और बताया कि आईएएस आईपीएस किसी भी ज़िले के 2 मुखिया होते हैं, एक पुलिस का मुखिया और एक प्रशासन का मुखिया। फिर उनका काम मदद कराने के लिए नीचे के रैंक पे डीएसपी और ये भी तो लगते ही हैं ना। ये कहाँ से आते हैं, देश से या राज्य से? ये राज्य से। इसका मतलब प्रशासन का भी बंटवारा है 2 लेवल पे, एक केंद्र या देश के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़े हम? केंद्र के स्तर से आते हैं राज्य को संभालने के लिए आईएएस आईपीएस। इनकी मदद करने की जिम्मेदारी राज्य के छोटे रैंक पे, जैसे अगर आईपीएस की बात करें तो डीएसपी, या दिल्ली जैसे शहरों में एसीपी बनते हैं। भाई थोड़ा नाम बदल दिया, काम वही है, बात वही है। तो यहाँ भी बंटवारा है, यानी कानून का बंटवारा कर रखा है, प्रशासन का बंटवारा कर रखा है। और तीसरा, क्या न्याय का बंटवारा है? न्याय का बंटवारा नहीं है। न्याय की व्यवस्था कैसी है? एकीकृत। न्याय की व्यवस्था में नीचे से ऊपर जाके फाइनल डिसीजन कौन लेगा? देश का सुप्रीम कोर्ट। यानी हमारी विधायी शक्तियाँ बटी हुई हैं जिस पे हम काम करने के लिए फ्री हैं। हमारा प्रशासन का काम भी बटा हुआ है, लेकिन हमारा न्याय का काम बटा हुआ नहीं है। हाँ, उसमें एक सीढ़ी बना रखी है जो लास्ट में जाके कहाँ जाके रुक जाएगी? देश पर। ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। क्या इतना पॉइंट सबकी समझ में आ गया? ये सब तुमने पढ़ा हुआ है ना। इसमें विधानमंडल वाली बात नहीं है, ना न्यायपालिका वाली और ना ही प्रशासन वाली, पर इसको तरीके से, एक तहजीब से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए एक चैप्टर बनाया जाता है ताकि तुम चीज़ों को कंपेयर करके पेपर में दुखी ना हो, तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएं। तो अब हम जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाना 2 लेवल पे लिखा हुआ है। एक कानून बनाता है देश और एक कानून बनाता है राज्य। इसकी लिस्ट है यूनियन लिस्ट और इसकी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। लेकिन अब इसमें अपवाद भी तो हमें साथ साथ पढ़ने हैं, जो मैंने तुम्हें टाइम टू टाइम बताए हुए हैं।
पहला अपवाद, अगर देश में इमरजेंसी लग जाए, आर्टिकल 352 लग जाए, तो क्या आपके देश में इमरजेंसी के टाइम में स्टेट ये बात कह सकता है कि मैं अपने कानून अपनी मर्जी से बनाऊंगा? नहीं। इमरजेंसी में आपकी सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र। एक पॉइंट, इस टाइम स्टेट लिस्ट 0 बन जाती है। स्टेट लिस्ट के सारे कानून देश में बनेंगे, सेंट्रल लेवल पे बनेंगे। दूसरा, अगर कुछ स्टेट्स को ऐसा फील हो कि ये एक टॉपिक है हमारी लिस्ट में जिसपे कि कानून हमें नहीं बनाना चाहिए, देश को बनाना चाहिए, तो ये इकट्ठे होके राज्यसभा को ये मैसेज भेजेंगे और राज्यसभा अपने यहाँ डिस्कशन करेगा कि भाई पूरे देश के मेंबर बैठते हैं राज्यसभा में, हर स्टेट से आते हैं, कि क्या स्टेट लिस्ट के राज्य सूची के किसी विषय पर ये पूरे राज्य डिसाइड करेंगे कि हम केंद्र को कह दें कानून बनाने के लिए। लेकिन ऐसा करने के लिए राज्यसभा में वोटिंग होगी, और कितने? 2/3। अगर 2/3 मत मिलेंगे तब स्टेट लिस्ट का टॉपिक किसको थमा दिया जाएगा? केंद्र को। और ऐसा सिर्फ 1 साल के लिए होगा। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कहाँ मेंशन है, वो 2/3, मान लो हम ही हैं, हम हैं राज्यसभा वाले सब, और मैं हूँ सभापति, तुम सब राज्यसभा, हम सबको मिलके लगता है कि भाई कोई टॉपिक ऐसा है इम्पॉर्टेंट इस लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का, जो कि देश को दे देना चाहिए 1 साल के लिए, तो हम यहाँ पे अपने यहाँ वोटिंग करें तो कितने वोट पड़े? 2/3। अगर इमरजेंसी है तो वोटिंग होगी या अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएंगे? अपने आप ही। तीसरा, एक प्रावधान ये है कि ये जो था राज्यसभा वाला, ये कौन सा आर्टिकल अगर तुम्हें याद हो? 249, ये पढ़ा भी हुआ है ना हम लोगों ने। 249 कहता है राज्यसभा अपनी राज्य सूची के किसी विषय को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा केंद्र को सौंप सकती है। तीसरी कंडीशन, अगर कोई, जो मैंने कल बताई थी, 2 या 2 से अधिक राज्य, या तो 2 स्टेट या प्लस 2 से ज़्यादा स्टेट्स इकट्ठी होके ये एक तरह से प्रार्थना करें उससे कि कृपया करके हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आप हमारे लिए कानून बना दो। कम से कम कितने स्टेट्स हों? 2 या उससे ज़्यादा कितने भी। अगर ये केंद्र को रिक्वेस्ट करें कि सर ये लिस्ट जो स्टेट लिस्ट है पूरा देश अपने आप बना लेगा, लेकिन हम 2-3 राज्यों से ये काम नहीं होगा, आप हमारे बिहाफ पे हमारे लिए कानून बना दो, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट अपनी एप्लीकेशन लगा रही है कि आप हमारे लिए कानून बनाओ, उनकी बात भी केंद्र मान सकता है। यहाँ देखो केंद्र की पावर दिखाई देगी तुम्हें, यहाँ केंद्र पावरफुल हो जाएगा अगर कितने से ज़्यादा स्टेट्स कह दें। वो इसको 1 साल के लिए बनवाएं, 4 साल के लिए, अपने पूरे 5 साल के लिए, उनकी मर्जी। ये सबके लिए नहीं बन रहा, ये सिर्फ कानून उनके लिए बना रहे हैं जिसने लिखित में दिया कि सर हम काम नहीं कर पाएंगे, आप हमारे लिए काम कर दो। ऐसे ही राज्यसभा अगर कह देगी तो कितने साल के लिए वैलिड होगा ये? 1 साल के लिए। और अगर इमरजेंसी है तो सोचने की बात ही नहीं। इन तीनों कंडीशंस में ध्यान से देखो, केंद्र नंबर 1 बन गया। यहाँ भी राज्यसभा ने भी किसको कही थी ये बात? केंद्र को। और अगर 2 स्टेट भी कह रही हैं तो किसको कह रही हैं? इसलिए कहा जाता है भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन सारा जो पावर है ना मेन, वो केंद्र की तरफ झुकाव है। आपके देश में झुकाव जो पूरे का पूरा है पावर का, वो किस तरफ है? केंद्र। पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट कुछ है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हर स्टेट को पावर है कि वो अपने, कितने विषय कल हमने बातचीत की थी? पहले 97 थे, फिर 100 बने, अब 98। ये वर्तमान में है, ये लंबे समय तक चले, और ये शुरुआत में थे, सबसे स्टार्टिंग में ये थे, फिर ये बीच में लंबे समय तक इतना रहा। ये एक लिस्ट, कौन सी लिस्ट है ये? लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 2 में था 66, 61 और 59। ये टैक्स के बाद से चेंज हुआ है, मैं कई दिन से आपको बता भी रहे थे, ये आज पढ़ भी लेंगे। और तीसरी लिस्ट का नाम था समवर्ती सूची, 47, 52 और 52। ये सेम है, बिल्कुल सेम उतार दिया, 52। इसमें कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं हुई। ये जो वर्तमान का आंकड़ा है ना, ये कम होने का लॉजिक भी तुम्हें बताया था। 2016 में जीएसटी के ऊपर एक्ट बनाने के लिए एक अमेंडमेंट किया था, 101वां। उस 101वें अमेंडमेंट से आपके इनके बीच के कई पार्ट्स गायब कर दिए, जिनको आज डिटेल से पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट हैं। वैसे वो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अब पेपर थोड़ा टफ बना करेंगे, तो हो सकता है वो ये जानबूझ के डाल दें कि अब वर्तमान की स्थिति बताइए, तो तुम लोग ना फंसो, इसके लिए ज़रूरी है जानना। इंडिया में 2 कंडीशन होती हैं, एक जबकि इमरजेंसी लगी हुई हो, और एक जबकि इमरजेंसी ना लगी हो। इमरजेंसी लगी होती है तो कोई बोलने कहने सुनने वाला नहीं है, केंद्र अपने आप सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है, कोई चाहे चाहे ना चाहे।
केंद्र सबके डिसीजन लेता है। याद करो 1962 में जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था तो एक कश्मीर और एक नेफा क्या है आज, अरुणाचल प्रदेश। उस टाइम की नेहरू की सरकार ने, और राधाकृष्णन जी आपके राष्ट्रपति थे, क्या उन लोगों ने इनसे बातचीत की थी या ये हमला भारत पे हमला माना गया था? तो डिसीजन भारत लेगा या स्टेट लेंगे? जब विदेशी आक्रमण होता है तो किसी स्टेट पे ही तो होता है, लेकिन वो स्टेट थोड़ी ना, वो तो हाथ खड़े कर देती है, सारी जिम्मेदारी देश संभालता है। इसके अलावा पहला, दूसरा, कई बार आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं हम लोग, कई बार हम लोग संधि करते हैं कई सारी किसी देश के साथ। ये संधि और समझौते की शर्तें माननी तो राज्यों को होती हैं। मान लीजिए हमने किसी देश के साथ संधि की कि भाई आप कोई गरीब देश है, कि आपके लिए हम अपने राज्य में इतने लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे या कोई प्लांट लगा लेंगे जिसमें कि आपके लोगों को काम मिले। एक एग्जाम्पल है, किसी स्टेट में हम किसी गरीब देश के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसका डिसीजन स्टेट लेगा या देश लेगा? देश लेगा। क्या स्टेट कह सकता है कि मेरे यहाँ प्लांट कैसे लगा? ये जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगते हैं तो स्टेट आगे आता है या केंद्र डिसाइड करता है? केंद्र कहता है तुम्हें यहाँ, विरोध करते हैं बहुत सारे स्टेट, लेकिन केंद्र की चलती है। जैसे इसरो से जुड़े जितने कामकाज हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे काम बंगलुरु में होते हैं ना। थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, उड़ीसा के पास हमारे द्वीप हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, नेशनल। इस तरह के बड़े बड़े काम में स्टेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्टेट को जीरो मान लेते हैं। और इसरो कैसे काम करेगा, या आपका ये शार कैसे काम करेगा? शार क्या है? क्या है शार? श्रीहरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, ये पता होने चाहिए। शार, यहाँ सतीश धवन के नाम पे सेंटर था, 12 साल तक इसरो के चीफ रहे थे, सबसे लंबा समय काल। ये शार आंध्र प्रदेश में है। इसरो कहाँ है? कर्नाटक में। और एक आपका रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा, ये कहाँ है? केरल में। आपके यहाँ पे सैटेलाइट के द्वीप भी तो विकसित किए हैं आप लोगों ने, उड़ीसा के आसपास, चिल्का लेक के आसपास ना, एपीजे। तो ये सब कामकाज अलग अलग स्टेट में हैं। थुम्बा केरल में है, तो केरल की सरकार की मर्जी थोड़ी ना चलती है, चलती किसकी है? केंद्र की। इसरो आपका बंगलुरु में है, मर्जी किसकी चलती है? केंद्र की। शार आपका आंध्र प्रदेश में, मर्जी केंद्र चलाता है। इससे ये अंदाज़ा लगाओ कि कुछ चीज़ों में स्टेट की इंपॉर्टेंस जीरो है। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? तो आप अगर किसी के साथ संधि समझौते करते हैं ना, तो भाई उसमें फिर स्टेट ये नहीं कह सकता कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं संधि की। अगर आपके किसी पीएम ने ये बात कह दी कि हम, जैसे मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लेते हैं, सुजुकी कहाँ की कंपनी थी? जापान। सुजुकी को हमने कहा आप हमारी मदद कर दीजिए, हमारी एक बड़ी कंपनी है मारुति, आप इसके प्लांट में हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हमें फ़ायदा मिल रहा था क्योंकि हमें तकनीक की नॉलेज नहीं थी, पैसा था लेकिन तकनीक की जानकारी नहीं। जापान की सुजुकी के पास तकनीक बहुत बढ़िया थी, ये इंडिया में आ गई और सबसे पहले प्लान किया गया कि सबसे पहला प्रोजेक्ट कहाँ लगाते हैं? गुरुग्राम। तो क्या हरियाणा उस समय में ये कह सकता था कि मैं यहाँ प्रोजेक्ट नहीं लगवाऊंगा? अच्छी बात है, लोग खुश होते हैं। अब आपके सामने पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, हाँ, सोनीपत के पास एक शहर खरखौदा। अब ये नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस है। खरखौदा का नाम पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उस दिन हर न्यूज़ चैनल, चाहे वो आज तक हो, वो जी टीवी हो या वो एनडीटीवी हो, क्योंकि पीएम जहाँ आएगा वो तो लाइव कवरेज मिलेगी ना, तो पूरे देश में लगातार पट्टी पे ये चला। अब यहाँ पे राज्य इंपॉर्टेंट है या देश? डिसीजन देश लेता है, काम राज्य के अंदर ही हो सकता है क्योंकि देश नाम की कोई जगह नहीं है, तो हर स्टेट की मर्जी नहीं चलती। जब ये नेशनल हाईवेज बनते हैं तो क्या स्टेट से पूछ के बनाएंगे या पहले बना देंगे फिर उसको ये कहेंगे भाई प्रोजेक्ट तुम्हारे यहाँ से निकलेगा? क्या काम होगा? पहले कागज़ों में बनेंगे ये और फिर स्टेट को बताया जाएगा कि आपके यहाँ से एनएच ये वाला निकलेगा। फिर स्टेट की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि आप अपने एरिया का एक्वायरमेंट करो और हमें दो। ये जो मारुति का प्लांट लगा है, इसकी एक्वायरमेंट हरियाणा सरकार ने की है, HSIIDC। इसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई 900 एकड़ ज़मीन तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ भी करके इकट्ठी करो और फिर ये प्रोजेक्ट चलेगा यहाँ। इस प्रोजेक्ट से आपके देश का नाम होगा, लेकिन देश के नाम में आपको राज्य की ज़रूरत पड़ती है। तो राज्य संबंधी बड़े बड़े मामले राज्य सरकार की मर्ज़ी से नहीं लिए जाते, वो किसकी मर्ज़ी से लिए जाते हैं?
तो कोई संधि, कोई समझौता, मान लीजिए आपके देश की सरकार किसी के साथ समझौता करती है कि हम अपनी एग्रीकल्चर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे, तो क्या किसी स्टेट से जाके पूछ के आना पड़ेगा एग्रीकल्चर? वो प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, स्टेट्स को कहा जाएगा कि आपको ये वाला रेवोल्यूशन में हमारी हेल्प करनी है, और सारी स्टेट करेंगी। क्या कोई स्टेट ऐसा करने से मना कर सकती है? अगर ऐसा करेंगे तो फिर आर्टिकल 355 याद करो कि उसको किसके अकॉर्डिंग काम करना है? संविधान। और संविधान ने कह रखा है कि केंद्र सर्वोपरि है, नंबर 1 पे केंद्र है, डिसीजन उसके चलेंगे। इसीलिए सारी स्टेट्स किसकी बात मानती हैं? कई बार ये टकराव की स्थिति तब आती है जब केंद्र की सरकार अलग पार्टी की और स्टेट की सरकार अलग पार्टी की। अब आपने बिल्कुल लाइव देखा था, पेंडेमिक आया, ये जो अपना कोरोना आया था, इस कोरोना में सबसे पहले जब ये हुआ कि देश बंद होगा, पूरे में लॉकडाउन लगेगा, तो ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का था या केंद्र का? और केंद्र ने, याद करो, मोदी जी ने कहा था कि फुल लॉकडाउन, तो किसी स्टेट ने ये नहीं कहा कि हम अपने यहाँ फुल लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी या बीजेपी की सरकार। फिर याद करो, पहले लॉकडाउन का डिसीजन सारे केंद्र ने लिए, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा हर स्टेट का सीएम अपनी स्थिति देखे, और अगर उसको लगता हो कि मुझे यहाँ खोल देना चाहिए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। याद है तुम्हें ये बात? वो पावर खुद किसने किसको दी थी? और ये लॉकडाउन एक साथ हटा सेकंड वाला या अलग अलग? अलग अलग हटा। पहले कहीं पे स्कूल खुले, फिर कहीं खुले, फिर कहीं, एक साथ नहीं खुले ये। यानी अपनी पावर अपनी मर्जी से स्टेट को दी थी केंद्र ने। लेकिन जब ये पहली बार लगाया था लॉकडाउन, तो फिर पूरे देश ने डिसीजन लिया था, केंद्र ने, और स्टेट कोई नहीं बोली कि हम अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तुरंत लॉकडाउन देखो पूरे देश में एक साथ फॉलो कर लिया। इससे ये समझ जाओ कि अगर केंद्र चाहेगा तो स्टेट को उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अगर केंद्र को लगता है कि भाई मैं डिसीजन की पावर इनके हाथ में दे दूं, तो तुम्हारे सामने कोरोना वाली पावर की खोलना है नहीं खोलना, पीएम ने सारे के सारे सीएम्स की मीटिंग की और कहा सबकी स्थिति अलग अलग है, क्योंकि हर स्टेट की सेकंड जो वेव थी ना, इसमें कंडीशन एक जैसी नहीं थी, कहीं कहीं बहुत केस थे, कहीं कहीं ना के बराबर। तब फिर इसने कहा था कि हर सीएम अपनी स्थिति देख लो, अपने यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से बात करो और धीरे धीरे किश्तों में करके अपने यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह खोल दो। तो इससे ये दिखा हमें कि स्टेट को पावर किसने पकड़ाई थी? हाँ, लेकिन क्या स्टेट केंद्र से ये बात जबरदस्ती मांग सकता था कि मैं तो खोलूंगा अपने यहाँ? नहीं, ये नहीं कर पाया। क्लियर सबको ये? इसका मतलब आपके देश में सारी पावर्स बड़ी बड़ी केंद्र की हैं। कोई भी संधि होती है, समझौता होता है, बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, तो डिसीजन किसका चलता है? राज्य सरकार अपनी दो चाहें तो इकट्ठी होकर किसको कह दें कि आप हमारे काम कर दो? केंद्र को। हाँ, लेकिन वो अपने अलावा सबके काम करवा सकती हैं या अपने अपने करवाने पड़ेंगे? अपने अपने। क्या राज्य सूची के किसी विषय को 1 साल के लिए केंद्र को दिया जा सकता है? पहले कहाँ पेश करना पड़ेगा? राज्यसभा। कितने लोगों के साइन चाहिए? 2/3। इमरजेंसी में ये साइन चाहिए या पावर ऑटोमेटिक चली जाती है? ऑटोमेटिक चले जाते हैं। क्लियर ना सबको? ये सब बातें एक जगह एक्सप्लेन की गई हैं, जो कहलाता है भाग 11। ये केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। आर्टिकल 245 से 263 तक मेनली यही बताया गया जो मैं अब तक बता रही हूँ ना। और ये सब मैंने कुछ नया नहीं बताया, याद करो, ये सब हमने अलग अलग पढ़ा था। जब हमने क्या पढ़ा था? केंद्र अलग पढ़ा था और राज्य। इसलिए तो इंडिया का संविधान इतना भारी भरकम बन गया। एक ही बात को 10 जगह लिखा गया है, एक ही सेम बात को। यही सेम बातें तुम अलग अलग केंद्र में पढ़ के आए थे, राज्य में, अब इनको इकट्ठे करके समझा दिया भाग 11 में। तुम्हारे मौलिक अधिकार तुमने देखा कहीं कहीं और भी जिक्र आता है। जो तुम्हारी प्रियम्बल है उसमें याद करो भाग 3 और 4 ही तो एक्सप्लेन है। भाग 3 के क्या अधिकार और भाग 4 के डीपीएसपी, ये मैंने लिखवाए थे ना प्रस्तावना में। इसी कारण हमारा ये संविधान इतना भारी भरकम है कि एक चीज को 1000 जगह लिख दिया, पर इतना लिखने के बावजूद लड़ाई झगड़े हैं। ना लिखते तो पता नहीं क्या करते। इसीलिए वर्ल्ड का सबसे विशाल संविधान हमने बना लिया। आपकी जो वो अनुसूची है, अगर आपको याद हो, कौन सी अनुसूची? 7वीं में क्या दिया हुआ है? तो वहां भी तो यही पार्ट है। इस पार्ट में वही बातें हैं जो वहां किस अनुसूची में है? 7 में। इस पार्ट में वो बातें हैं जो आपने भाग 5 और भाग 6 में पढ़ी। यानी भाग 5, 6 और 7 का निचोड़ है। कौन सा भाग? 5 में क्या पढ़ा था? देश। और 6 में राज्य। और 7 में अनुसूचियां।
उन तीनों का कुछ 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 पोर्शन मिला के भाग 11 बना दिया गया। बस वही सेम बातें अलग अलग आर्टिकल में लिख दी गई। तो अब इसको किताब से पढ़ेंगे। अगला ही टॉपिक है, देखो, आपातकाल के बाद। पेज 164 पर स्टार्ट होता है, केंद्र राज्य संबंध। जिन्होंने केंद्र और राज्य समझ लिए उनके लिए बेहद आसान है ये। सेंटर स्टेट रिलेशन। पहला पॉइंट देखो, संविधान के अनुच्छेद 1, बताओ 1 में क्या था? भारत की जानकारी। अनुच्छेद 1 जो था वो किसकी जानकारी देता था? देश। और देश के 2 पार्ट हैं, एक यूटी और एक स्टेट्स। फिर इनको अलग से भी तो पढ़ाया जाता है भागों में। यूटी अलग भाग में दिए गए हैं ना, और ऐसे ही स्टेट भी अलग भाग में। यहाँ तो मोटी जानकारी है बस कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट्स हैं। फिर आगे इन सबको एक्सप्लेन किया गया। तो हाँ जी, अपने भाषा अनुसूची, संविधान का पार्ट, और क्या? अनुसूची संविधान का पार्ट, लेकिन भाग से अलग है। 22 भाग में नहीं है। मैंने भाग 7 बोल दिया क्या? अच्छा, अनुसूची बोलना था फिर मुझे, वो गलत बोला गया। फिर देखो एक बार, एक किताब को देखो, ये तुम्हारा संविधान है। इसके 2 मोटे पार्ट हैं, तीसरा पार्ट पहले पार्ट का हिस्सा है। समझ लो, आधो कोई लास्ट तक समझ नहीं आएगा। इसमें भाग दिए गए हैं, उस भाग का हिस्सा है अनुच्छेद। अनुच्छेद इस भाग में ही तो एक्सप्लेन है। जैसे भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4, भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151। जहाँ भाग 22 होगा वहाँ लास्ट 395 खत्म होता होगा। ठीक है, ये इसका पार्ट है। जैसे मेन है भाग, भाग का पार्ट है अनुच्छेद। दूसरी चीज इसमें इनके अलावा एक और चीज है जिसे कहते हैं अनुसूची। हाँ, अनुसूची, जिसमें कि ना बिल्कुल पीछे मैं देखूंगी, अगर वो बुक मेरे पास पड़ी हो, हैंडी सी बुक है, वो मैंने कई बार पहले बच्चों को दिखाई भी है, छोटी सी। उसमें एक आइडिया लग जाता है कि संविधान है कैसा। उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। पहले, सबसे पहले प्रस्तावना है, फिर भाग और आर्टिकल साथ साथ स्टार्ट होते हैं, और जहाँ वो ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके एंड में दिया गया है अनुसूचियों का टॉपिक। ये इससे अलग है। अनुसूचियाँ इसका ही पार्ट है, लेकिन जैसे पार्ट एक्सप्लेन है ना, वैसे नहीं है। इसको ऐसे भी समझ लो जैसे प्रस्तावना भी इसका अंग है, लेकिन इनमें कहीं नहीं लिखी। अनुसूची भी भाग का पार्ट नहीं है। भाग अलग से 25 लिखे हुए हैं, लेकिन लास्ट की नंबरिंग 22 की है। इनसे अलग ये दोनों भी इस किताब का ही पार्ट है, उस 22 से अलग। इस अनुसूची की बात कर रही थी मैं, जिसमें कौन से नंबर की काम की थी हमारी? 7वें। तो ये भाग से अलग है, लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो इनमें भी एक्सप्लेन किए गए हैं और भाग में भी उनका जिक्र आ जाएगा। ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं। जैसे कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ, मानक भाषा। बताओ कहाँ लिखी है मानक भाषा? तुम्हारे देश की भाषा हिंदी होगी, राजभाषा देवनागरी, कहाँ लिखा है ये? आर्टिकल 343 में। ये पता है ना, 14 सितंबर हिंदी दिवस अभी गया। लेकिन एक आपकी अनुसूची है जो पूरी की पूरी मानक भाषाओं को, 8वीं, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। अनुसूची बिल्कुल अलग है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। ये भाग में दिए गया है। ये वाला पार्ट है भाग का, 343, भाग 17, जिसकी हेडलाइन लिखी गई है राजभाषा। फिर इसमें राजभाषा आयोग बनेगा, ऐसे ऐसे भाषाओं को मान्यता मिलेगी, ये सब लिखा है। ये जहाँ खत्म होते हैं ना, उसके बाद अनुसूचियां हैं, और अनुसूचियों में इनमें से ही उठा के मेन टॉपिक डाल दिए। जैसे आपके भाग 1 में किसकी जानकारी थी, तो अनुसूची 1 में भी किसकी जानकारी है? देश की। भाग 2 में आपका क्या था? नागरिकता, मौलिक अधिकार। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती गई मेन पॉइंट्स को दोबारा से किस में लिखते गए? अनुसूची। तो भाग 17 में आप भाषा देखते हैं, लेकिन अनुसूची 8 में भी आप मानक भाषाएं देखते हैं। इसीलिए रिपीट हैं बहुत सारी चीजें। इसी कारण ये इतना विशाल हो गया कि वहां भी मेंशन, यहाँ भी मेंशन, पीछे भी लिखा हुआ है। चलो देखो अब, तो भाग 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, ये तुम्हें पता ही है, भारत के कितने नाम हैं? 2। इंडिया, दैट इज भारत, बस 2 नाम है हमारे। राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या हम यूएसआई लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि हमें अलग होने की पावर नहीं है। अमेरिका के राज्यों को पावर है, इसलिए वो क्या लिखते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
वो अपनी खुशी से बंधे, हम जबरदस्ती पटेल ने बांधा था भारत को। नेक्स्ट देखो, भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। संघीय, फेडरल। क्या होता है फेडरल? शक्तियों का बंटवारा। आपने ये भी तो किसी से सीख ही रखा होगा। किससे सीखा? शक्तियों का विभाजन। पहले बताओ ये है कहाँ? शक्तियों का विभाजन कहाँ लिखा गया है? अनुसूची 7 में। भाग नहीं है वो, भाग खत्म होके पीछे है। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। ये आपने किससे सीखा? कनाडा से। फिर आप वही लिस्ट नंबर 1, 2, 3 तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बची रह गई थी और कहा था समय के साथ साथ नई लिस्ट में अपनी ऐड करते जाना, जिसको क्या कहा गया था? अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, रेजिड्यूअल पावर्स। और हम ये भी जानते हैं कि अवशिष्ट का कॉन्सेप्ट हमें किसने सिखाया? ऑस्ट्रेलिया ने। जैसे डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया कनाडा से, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो रेजिड्यूअल पावर है वो किस देश से सीखी? हाँ, और इसकी पावर भी किसको थमा दी? संसद। और संसद में किसकी चलती है? कौन सी सरकार की? केंद्र। तो इनडायरेक्ट तरीके से बची खुची शक्तियां भी किसको सौंप रखी हैं? केंद्र को। लेकिन लिखित में तुम पाओगे तो वहां संसद पहली प्रायोरिटी पर टिक करना। आ गया समझ में? ये सब है। अगला पॉइंट देखो, यही बता रहा है भारत का कौन सी सूची? समवर्ती सूची। हाँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही है, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें आएंगे सारी चीजें आगे। देखो अगला पॉइंट, भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। संघीय मतलब बंटवारा है, पावर डिसाइडेड है। संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता और राज्य प्रभुता के दावों के बीच, जो कि ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ते हैं, सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न। इसको टिक कर लो। एक अच्छा रिश्ता बनाता है ये बंटवारा। अगर बंटवारा ना हो तो लड़ेंगे और मरेंगे। अगर सब कुछ केंद्र करेगा तो राज्य तो नौकर बन जाएगा। इसलिए कुछ पावर किसको भी दे रखी है? राज्य। दोनों की मर्जी चलेगी। नेक्स्ट पढ़ना, केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहयोग संघवाद, इंग्लिश में टिक कर लो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहयोग संघवाद का मतलब क्या हुआ? सहयोग का मतलब एक दूसरे की सहायता करना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे राज्य केंद्र की सहायता कर सकते हैं या केंद्र राज्य के? अगर किसी राज्य पे मुसीबत आए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, भयानक तूफान चक्रवात आ जाए, तो क्या वो केंद्र के सामने कह सकता है कि आप मेरा खर्चा उठवा दो? ऐसा करते ही हैं। बिहार हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या उत्तराखंड हो या कोई भी स्टेट, जैसे ही कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, आपने देखा है केंद्र एकदम से एक्टिव हो जाता है। पीएम वहाँ की यात्रा करता है, मंत्री वहाँ घूमने जाते हैं, क्योंकि ये भारत में सहयोग की भावना पर आधारित है। संघवाद ने आपका शक्तियों का बंटवारा कर दिया, लेकिन उस बंटवारे के बाद भी माँ बाप के रोल में केंद्र को हर टाइम खड़े रहना है। भाई तुमने शक्तियाँ बांट ली, अब किसी एक पे ऐसी दिक्कत आ गई कि उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल होने के लिए पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से कानून बनाए? तो उस टाइम पर बंटवारे को भूल के कौन उनके उस पे सहयोग पे आ जाएगा? केंद्र। केंद्र वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भेजेगा, केंद्र वहाँ पैसा भेजेगा, खाने का सामान मुहैया कराएगा। इसे कहते हैं सहयोग संघवाद, कि बंटवारा तो कर लिया पर आज भी जरूरत पड़ने पर हम इकट्ठे हो सकते हैं। ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये टिक कर लो, सहयोग संघवाद। ये बुरे समय में बहुत काम आता है। अगला पॉइंट, संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। ये बंटवारा होके बिल्कुल अलग हो गए या साथ साथ चल रहे हैं? इनको आज भी पता है दिक्कत आने पे कौन मदद कर देगा? केंद्र। केंद्र पैसा देगा अपने आप। नेक्स्ट पढ़ो, भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। टिक कर लो, फेडरलिज्म आपका कनाडा, वो शक्तियों का बंटवारा करता है। कनाडा के समान ही भारत में भी संघ, ये टिक करना, संघ और राज्यों की शक्तियों का संविधान द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया। क्या लिस्ट से इतर कोई काम कर सकते हैं ये मर्जी से? भाई लिस्ट में 60 कितने टॉपिक थे? 66, फिर कितने हुए थे? 61, फिर हो गए 59। क्या इस 59 प्लस अपनी मर्जी से अदर्स पे काम करने की कैपेबिलिटी है इसके पास? नहीं है। वो वही बता रहे हैं कि शक्तियों को संविधान द्वारा स्पष्ट उल्लेख लिखा हुआ है, और इससे अलग जाने पे फिर 356 लग जाएगा। उल्लेख किया गया। अवशिष्ट शक्तियां, इसको टिक कर लो, अवशिष्ट शक्तियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अवशेष मतलब बची कुची, जो उस टाइम पे पता नहीं थी। 2-3 एग्जाम्पल देना बची कुची पावर्स के। सबसे बढ़िया जो आज तुम अपने सामने देख रहे हो, किससे जुड़ा? इंटरनेट। इंटरनेट और जो साइबर से जुड़े मामले हैं, क्या ये हमारे बाप दादा के समय में थे?
तो कानून भी नहीं बनाने पड़े। आज कितना साइबर क्राइम है, देखते नहीं, किसी के पैसे निकाल लिए, किसी का अकाउंट जो है वो गड़बड़ में आ गया। ये सब साइबर क्राइम के लिए जो नए कानून बनाने पड़ते हैं, ये कानून कौन बनाएगा? लिस्ट में ढूंढे तो इनका नाम नहीं मिला, इसलिए कहा कि जिनका नाम ही नहीं है वो किसको दे दो? संसद। और आप अच्छी तरह जानते हैं संसद में चलती किसकी है? जो केंद्र में। यानी सीधी बात ये है, अगर आज क्राइम, साइबर क्राइम से जुड़ा कोई कुछ बनेगा नियम, तो वो मोदी जी की सरकार बनाएगी, क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार बैठी है। कहने को नियम कहाँ से पारित होगा? संसद। क्योंकि आप जानते हो कानून बनाने में केंद्र का नाम नहीं लेते, कानून बनाने की पावर हम 3 को देते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो मोटे शब्दों में संसद, पर संसद में चलेगी हमेशा केंद्र की। चलो आगे देखो इसको। तो अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान, इसलिए तो संघ पावरफुल है, करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन फिर भी केंद्र के पक्ष में झुका है। अगर कभी 2 नियम बन गए, उन दोनों में से दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एक नियम केंद्र ने बनाया और एक राज्य ने, तो किसका नियम चलेगा? ये हमें पहले ही पता है ना। तुमने देखा मोदी जी आए 2016 में, मोदी जी ने मुद्रा में, करेंसी में बड़ा चेंज किया और पुराने वाले 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। आप ये देखो, ये नोट मोदी जी ने बंद किए। कई राज्यों में इस दौर में कांग्रेस की भी सरकार थी, जैसे पंजाब की ही बात कर ले, पंजाब में आप तो अभी आई है ना, पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस। क्या पंजाब ये कह सकता था कि मैं अपनी टेरिटरी में पुराने नोट चलाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि बैंकों से जुड़े सारी पावर किसको दी गई है? केंद्र। अब इसको हिस्ट्री से जोड़ के याद करो। पुराने टाइम में जब राजा जहाँ पे राज करता था, वो अपनी एक टकसाल बनाता था जिसमें उसके सिक्के चलते थे और उसके एरिया में उसी के सिक्कों में व्यापार होता था। याद है तुम्हें ये बात? हाँ, इससे क्या दिखता है कि तब पावर्स का बंटवारा नहीं था, तब अपने एरिया में अपने आप कोई भी पावरफुल बन गया उसकी चलती थी। आज आपके देश में पावर्स का बंटवारा है, लेकिन उस बंटवारे में भी नंबर 1 कौन है? पैसों का बंटवारा पुराने ज़माने के वैदिक काल या बाद के राजाओं की तरह नहीं है, इसलिए चलती हमेशा केंद्र की है। पॉजिटिव सेंस में सब इसको लेते हैं कि जो केंद्र ने कह दिया वो मानना ही मानना है। आगे देखो, तो केंद्र के पक्ष में झुका हुआ। आगे पढ़ना। संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती, जिसमें कितने टॉपिक हैं आज? 52 या 52 लिख लो, का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, अगर कहीं बंटवारा किससे सीखा तो कनाडा, लेकिन जो कॉमन बात सीखी वो ऑस्ट्रेलिया से। आगे पढ़ो। भारतीय संविधान द्वारा विधायी शक्ति, क्या विधि विधान कानून की पावर बटी हुई है? सब्जेक्ट बटे हुए हैं भाई, 61 है या फिर वो 100 है, ये तो पहले से ही अलग है। आगे पढ़ो। प्रशासन, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया IAS IPS, उसके नीचे काम करने वाले लोग अपने अपने स्टेट के, ये भी बटा हुआ है। और वित्तीय, क्या पैसा भी बटा हुआ है? क्या टैक्स मिले जुले आते हैं या बटे हुए हैं? टैक्स भी बटे हुए हैं। जब तुम टैक्स भरते हो तो GST के 2 पार्ट भरते हो, SGST CGST। तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जाओगे तो बिल में देखना नीचे अलग अलग लिखा होता है, 9.5%, 9.5% टोटल बिल का, वो उसमें ऐड करते हैं इसको। यानी ये पैसे का बंटवारा है। ये तीसरी बात यही बता रहे हैं, ये टिक कर लो। तो हमें विधि विधान से बांटा, जिसमें हमें सब्जेक्ट दे दिए, भाई ये तुझे काम करना है, ये तुझे करना है। प्रशासन बांट दिया, IAS IPS, उसके नीचे के अफसर राज्य खुद बनाए। और वित्तीय में टैक्सेस का बंटवारा। शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 वर्ड समझ में आ गए? वहाँ चौथा वर्ड देके कहेंगे किसमें विभाजन नहीं किया, तो तुम्हें तीनों वर्ड याद रखने हैं। किस किस के? विधि विधान में विभाजन है, प्रशासन में और पैसे में। विधायी के ऊपर लिख लो लिस्ट, ये दिमाग में रखना, हर चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है। विधायी मतलब लिस्ट बटी हुई है। और प्रशासन में लिख लो IAS IPS, ये बटे हुए हैं। इसके नीचे के सारे अफसर राज्य खुद लगाएगा। तभी तो हर स्टेट में क्या होता है? PCS, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सिविल सर्विसेज का, जो उस राज्य के बच्चे अपने अपने राज्य में, जैसे सबसे बड़ा टारगेट है UPSC। UPSC में अगर किसी का नहीं सिलेक्शन होता और तैयारी अच्छी है तो फिर वो अपने स्टेट में चला जाता है। हर स्टेट में एक बोर्ड बना हुआ है जिसे कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग।
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। तो ये एसपीएससी मतलब स्टेट, ये जैसे हरियाणा का है, यूपी का, बिहार का, सबके हैं। अब उन स्टेट्स की जिम्मेदारी क्या है कि अपने स्टेट में हमें आईएएस आईपीएस तो ये बना के दे देगा, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले जितने अधिकारी होंगे वो हमें खुद बनाने पड़ेंगे। हर जिले में आप देखो एक एसपी होगा, पुलिस का अधिकारी, लेकिन उस एसपी के नीचे काम करने वाले कितने बड़े बड़े लेवल के, उसके नीचे आप डीएसपी के नीचे भी तो कितने सारे अधिकारी होते हैं ना भाई। एसआई है, इंस्पेक्टर है, या उससे कोई बड़ा रैंक है, इन सबको बनाने वाला तो यही होगा ना। ये या तो खुद बनाएगा या अपने नीचे जैसे एसएससी बना देगा स्टेट के नाम पर। तो ये स्टेट बोर्ड बना हुआ है हर स्टेट का। ये 2 बंटवारे कर रखे हैं। ये पहले से पता है कि डीएसपी किस रैंक से जाएगा, डीएसपी किसके थ्रू जाएगा, कौन से पेपर, स्टेट के। और अगर आईएएस आईपीएस जाना है तो वो देश के। वही बता रहे हैं कि प्रशासन का बंटवारा पहले से है। इसके आगे लिख लो वित्तीय। वित्तीय का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये भी बटा हुआ है पहले से। तो 3 बंटवारे कर रखे हैं हमने। कानून का बंटवारा लिस्ट में कर दिया, प्रशासन का बंटवारा आईएएस आईपीएस टाइप कर दिया, और तीसरा पैसे का बंटवारा। चौथा न्याय का बंटवारा कर रखा है, नहीं, न्याय जाके रुकेगा ऊपर। पढ़ो आगे। वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया, लेकिन अंडरलाइन करो, न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। तभी तो तुम उस ट्रायंगल को ऊपर से बंद कर देते हो, अलग अलग नहीं बनाते। भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, अर्थात न्यायपालिका शक्ति का संघ और राज्य के बीच विभाजन नहीं। टिक कर लो, न्यायपालिका का विभाजन नहीं है। क्या स्टेट लिस्ट के किसी कानून के खिलाफ आप केंद्र के पास जा सकते हैं? स्टेट लिस्ट की आपकी सरकार ने कोई कानून बनाया और आपको लगता है सरकार ने गलत कानून बनाया, तो क्या आप अकेले जाके केंद्र सरकार को कहेंगे कि जी मेरा कानून गलत है? नहीं कह सकते, कोई सुनेगा ही नहीं हमारी बात को। नेक्स्ट देखो, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला, विधायी संबंध। विधायी में क्या आती होंगी, लिस्ट, कानून, लिस्ट आती हैं। आर्टिकल टिक कर लो 245 से 255, 10 आर्टिकल यहाँ लिख लो। लिस्ट, उस लिस्ट से तुम्हें याद रहेगा विधि, विधान, कानून, सब्जेक्ट, पावर। और दूसरा लिखा है प्रशासनिक संबंध। इसमें क्या आता होगा, आईएएस और नीचे वाले सारे रैंक। इससे अगला वित्तीय, इसमें क्या आएगा, टैक्सेस का बंटवारा, टैक्सेस का बंटवारा। तो 3 रिलेशन है हमारे केंद्र के और राज्य के बीच में, जिसमें पावर बांट रखी है। पहला कानून बनाने की पावर, दूसरा और तीसरा पैसे की पावर। अब आ जाओ विधायी संबंध पे। विधायी मतलब कानून, तो कानून मतलब लिस्ट है। जैसे कानून दिखे लिस्ट समझना। पहला पॉइंट पढ़ो, संविधान के भाग 11 टिक कर लो। लिस्ट तो 11 में नहीं है, लिस्ट तो कहाँ है, किसी भाग में है ही नहीं। किसका पार्ट है वो, अनुसूची का, लेकिन यहाँ भाग 11 में पहले से एक्सप्लेन है। टिक करना, संविधान के भाग 11। फिर पढ़ो कि पहले अध्याय में 245 से 55 तक संघ और राज्य के विधायी संबंध। टिक कर लो, ये भाग 11 में विधायी संबंध हैं पहले पार्ट में। अगला सिर्फ पढ़ लो, आर्टिकल 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ये तो पहले से तुम्हें पता ही है। देश के किसी भाग के लिए कानून कौन बना सकती है, देश के लिए तो बनाएगी, किसी भाग के लिए बना देगी। 246, अब इसको ध्यान से पढ़ो, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार किया गया है। ये बात कहाँ लिखी है, इसका मतलब 246 में किसका वर्णन आया, 7वीं अनुसूची का, जिसमें क्या किया हुआ है, शक्तियों का बंटवारा। तभी तो ये इतना विशाल है, जगह जगह एक बात को रिपीट करके लिख देते हैं। नेक्स्ट 246 के बाद अगला पढ़ो, भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधार पर किया गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे देश में जो डिवीजन है देश का, वो किस लेवल पर है, कैसे कैसे देश बटा हुआ है? पहले क्या अलग कर रखे हैं, स्टेट अलग कर रखे हैं और यूटी। जैसे स्टेट की बाउंड्री है, यूपी ने कोई कानून बनाया तो क्या बिल्कुल साथ लगते बिहार के किसी गांव में वो कानून चलेगा? यूपी ने पंचायत के लिए कानून बनाया, क्या पंचायत के लिए कानून राज्य बनाता है? हाँ, पंचायती राज पे राज्य चलता है ना। एक एग्जाम्पल चलो अपने से जोड़ के लेते हैं, अपने से मतलब जहाँ पे ये चल रहा है। आपके देश में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा एरिया में? राजस्थान ने पंचायत में पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया, पता है ना, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। राजस्थान की बाउंड्री किसके साथ भी लगती है? हरियाणा की एक लंबी चौड़ी बाउंड्री, इनफैक्ट हरियाणा की सबसे लंबी बाउंड्री राजस्थान के साथ ही लगती है।
क्या राजस्थान ने जिस दिन ये कानून बनाया तो हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर के गांव ने ये कानून माना होगा? क्यों नहीं माना होगा? क्योंकि वो हरियाणा में है। फिर इसकी देखा देखी हरियाणा को ठीक लगा, हरियाणा ने भी पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया। हरियाणा के लगभग 7 बॉर्डर में आप देखें, पंजाब तो हमारा ही तो पहले पार्ट, पंजाब का पार्ट हरियाणा था। क्या पंजाब में पढ़ाई, पंजाब का एक ऐसा गांव जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल यहाँ बसा हुआ है, जिसकी रिश्तेदारी अगले गांव में पंजाब में पड़ती है, क्या उस गांव के पंचायत के इलेक्शन जो पंजाब में पड़ता होगा, क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हैं? चाहे उनके बीच में एक बस खेत आते हो तब भी वो ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्तियों के बंटवारे का पार्ट है कि हर स्टेट की बाउंड्री में वो नियम चलेंगे जो कौन बनाएगी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। कई गांव ऐसे होते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ चलेगी उसी स्टेट गवर्नमेंट की जिसके अंडर वो आते हैं। क्या ये एरिया विभाजित है? पहले से पता है कि नहीं पता? पता है ना, तुम रोड पे चलते हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो प्रशासन है ना उसको पता है कि ये गांव यहाँ से यहाँ तक की सीमा में हमारे में पड़ता है और इससे अगला गांव दूसरी सीमा में। ये वही बता रहे हैं इस पॉइंट में। तो क्या कहते हैं, 2 आधार पे आपकी चीजें बटी हुई हैं। पहली, राज्य का क्षेत्र आपका कितना है, और दूसरा आपके विषयों के आधार पर। विषय में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राज्य क्षेत्र भी पता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली बिल्कुल छोटा सा एरिया है और घिरा पड़ा है चारों तरफ से। 3 तरफ क्या है? दिल्ली के 3 तरफ तो हरियाणा है, इस तरफ और इस तरफ। लेकिन दिल्ली के लास्ट गांव में भी आप पार्टी की चल रही है। आप पार्टी ही वहाँ के लास्ट गांव, जो बिल्कुल हरियाणा के गांव से टच है, जहाँ 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। गुड़गांव की पट्टी से लगते हैं बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनकी रिश्तेदारी हरियाणा और दिल्ली में, कि भाई 1 किलोमीटर है नहीं गांव, लेकिन वो दिल्ली में इंक्लूड किया जाता है। अब दिल्ली के उस गांव में जो कि बिल्कुल हरियाणा की सीमा से लगता है, वहाँ का MCD स्कूल, वहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हरियाणा देगा या दिल्ली देगा? वही तो बता रहे हैं कि चीज़ें बटी हुई हैं, उस बंटवारे में कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा। तो राज्य बटा हुआ है और विषय बटे हुए हैं। अगले पेज पे आ जाओ। राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन, स्टेट जो बटा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ो। आर्टिकल 245 कहता है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर। टिक कर लो, राज्य क्षेत्र। सबके अपने कानून हैं। कहीं पुलिस की भर्ती में पहले फिजिकल होता है, कहीं पेपर पहले ले सकते हैं, सबकी अपनी मर्जी है। तो बंटवारा है वो। संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। तो संसद किसके लिए विधि बनाएगी? पूरे देश के लिए, और राज्य अपने पूरे राज्य के लिए, चाहे उसका गांव किसी बॉर्डर पे पड़ता हो। विषय पे आ जाओ। मैटर्स के आधार पर विभाजन। भारतीय संविधान की अनुसूची 7, इसको टिक करो, अनुसूची 7। क्या ये भाग और अनुच्छेद का पार्ट है? नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें वो लिखी हैं जो कहाँ लिखी हैं? भाग 11 में। तो टिक करो, अनुसूची 7। 3 सूची हैं, संघ, राज्य, संवर्ती। अब तुम इनके आगे वर्तमान के लिख लो टॉपिक। संघ, तीनों चीजें लिख लो ताकि तुमसे गलती ना हो। इसी के बिल्कुल सामने पहली संघ में लिखो 97, 100 और 98। ये सबसे पहले थे, ये बीच में थे और ये वर्तमान में। तीनों लिख लो इसके सामने, 97, 100 और 98। राज्य सूची में लिखो, स्टेट लिस्ट में क्या लिखोगे? 66, 61 और 59। और कॉन्कुरेंट लिस्ट में लिखना 47, 52 और 52। ये प्रेजेंट के हैं। यहाँ शॉर्ट में लिख लो, नीचे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। ये पहले जब ये बुक लिखी थी ना तब तक ये सब हो गया था, लेकिन फेमस नहीं था, फेमस ही अब जाके हुआ है। चलो अब आओ अगले इस पर। 3 लिस्ट हो गई। अवशिष्ट शक्तियां पढ़ो, रेजिड्यूरी मैटर्स। बताओ क्या होते हैं अवशिष्ट? जो उनको पता ही नहीं थे। किसको दे दिए अब? केंद्र कहे या संसद कहे? हाँ, लेकिन संसद में पावर किसकी चलती है? केंद्र की। तो अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान की गई हैं। यहाँ लिख लो संसद। संघ में मेन जो है वो संसद पहली प्रायोरिटी पर रखना, ना मिले तो संघ रख देना। चलो इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। 246 कहता है संसद और राज्य विधानमंडल इन विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान करता है। जो लिखा है इस पे अपनी पावर यूज करो। अगला पॉइंट पढ़ाओ। संघ सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, और राज्य सूची में लिखे विषय पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल। तो कॉमन सेंस है। संवर्ती सूची में वर्णित विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती हैं। तो कॉमन सी बात है। अगले पॉइंट पर आओ। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो,
आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट जो किसी लिस्ट का पार्ट नहीं थे, पर विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। संसद के पास ऑब्लिक में क्या लिख लोगे? केंद्र, क्योंकि संसद में चलती है केंद्र की। ऑपोजिशन नहीं बना सकता लॉ, लॉ बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लेना। अगला पॉइंट पढ़ो, संघ सूची यूनियन लिस्ट में अनुसूची क्या दिया है? 7 की सूची 1 संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया। इस सूची के सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल भी संसद को आगे कर देता है? 248। कौन सी शक्तियां? अवशिष्ट, वो भी स्पेशल कहता है तुम्हें ही पावर है, अपनी लिस्ट पे तो है ही, उस पे भी है। आगे पढ़ो क्या कहते हैं। इस सूची में पहले कुल 97 विषय, ये पुरानी बात हो गई, थे, जिसमें रक्षा, देश की रक्षा, विदेशिक मामले, युद्ध संधि, देशीयकरण, नागरिकता। नागरिकता की डिसीजन देश लेता है, राज्य लेता है? अबे तुम्हें याद है जब ये 2020 की शुरुआत थी, दिसंबर जनवरी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ था। क्या प्रॉब्लम थी वो? अमित शाह ने क्या बयान दिया था कि इंडिया से जुड़े बांग्लादेश और इसमें अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो पुराने, पता नहीं कितने साल पुराने बताए थे, उतने लोग आ गए हैं तो अब उनको हम लोग मान्यता दे देंगे। याद है तुम लोगों को ये बात? तब ये बात फिर उठी थी कि बाकी जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या जुर्म कर दिया, तो उसके खिलाफ शाहीन बाग में नहीं औरतें बैठी थी भरी सर्दियों में, वो तो पैंडेमिक आया तब उठी, वरना वो उठी नहीं रही थी। कितने दिन दिल्ली को उन्होंने जाम रखा, मेन रोड को, बहुत बुरा हाल हुआ था। वो यही तो था। ये पावर किसके हाथ में है? केंद्र के। नागरिकता देनी है नहीं देनी केंद्र देखेगा। नेक्स्ट देखो, इसमें विदेशियों का आना जाना, इसके रूल राज्य बनाएगा या केंद्र? विदेशी कहाँ आते हैं घूमने? इंडिया। लेकिन इंडिया नाम की जगह के अंदर कोई इंडिया तो है ही नहीं, तो वो जाते कहाँ हैं? यूपी, दिल्ली, यहीं तो घूमने जाते हैं ना वो। तो उनके नियम देश बनाता है, राज्य बनाता है? देश बनाता है। रेल के नियम, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खान, खनिज, आणविक ऊर्जा, जनगणना, लेखा परीक्षा, सारे बड़े मसौदे, इन पे नियम किसके बनते हैं? केंद्र के। आगे पढ़ो, संविधान के 101वें, ये है वो बात जो नई तुम्हें याद करनी है। लिखिए 2019 में दी थी मैंने, लेकिन पहले ये काम की नहीं थी, अब ये काम की है। 101वें संवैधानिक संशोधन 2016, यहाँ लिखो जीएसटी, इसके लिए था ये, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। के बाद अब इस सूची में कितने मैटर रह गए? 98। तो कितने थे पहले? 97। फिर कितने गए? 100। फिर कितने रह गए? कितने घट गए? 2। पहले कितने बढ़े थे? 3। कौन से घटाए गए हैं? ये जो जीएसटी वाले हैं। अगला पॉइंट पढ़ के देखो, स्पष्टीकरण पढ़ लो, सिर्फ अंडरलाइन मत करना। संघ सूची में आज भी कुल आइटम्स और विषयों की संख्या 97 है। एबीसी बढ़ते हैं हमेशा, डिजिट नहीं बढ़ाते। इस सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि प्रविष्टि संख्या जो 2 क थी, जो 42वें संशोधन से आई थी, 92 क ये ऐड किया गया था, 92 ख ऐड किया गया था, और 92 ग ये जोड़े गए थे। पहले 97 थे ना, तो उस 97 में 3 नए पार्ट आ गए, ए बी सी। 92 के बाद 93 था, बीच में 92A, 92B, 92C। तो 97 से कितने बढ़ गए? 3। कितने हो गए वो? 100। ये याद नहीं करने, सिर्फ पढ़ने थे। आगे बढ़ो, प्रविष्टि 33 का लोप कर दिया गया, फिर उनमें से 1 हट गया। इस प्रकार प्रविष्टियों की संख्या 100 हो जाती है। अच्छा, 2 का भी तो था ना, तो 4 ऐड हुए थे। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा, इसको टिक कर लो क्योंकि ये प्रेजेंट में है। प्रविष्टि 92 हटा दी गई और 92 ग। पहले क्या क्या थी बताना? पहले ऐसे थी, देखो, 92 थी, फिर 93 थी। इसमें क्या ऐड किया था? 92A, 92B, 92C। अब क्या कह रहे हैं? क्या हटाया? 92 हटाया और 92C हटाया। ये टैक्स से जुड़े थे, फिर जीएसटी आया तो कॉमन कर दिया। बस पढ़ लो इसको आगे। 92 और 92 ग का लोप कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अब कुल संख्या कितनी रह गई? 98। तुमसे डिजिट बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ना इसकी ज़रूरत। बस अपने दिमाग में एक मोटी बात रखना, 97 से विषय बढ़ा बढ़ा के टैक्स वैक्स के 100 किए थे, फिर 100 में से 2 घटा दिए, 92 में ही ऐड किए थे ABC, उनमें से 92 ओरिजिनल वाला और 92C हटा दिया। तो अब 100 में से कितने रह गए? 98। ये टैक्स से जुड़े हटाए हैं। किस सन में?
16। कौन सा अमेंडमेंट था? इसके बाद क्या लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई 2017। यहां लिख लो, लिखो टैक्स से जुड़े प्रावधान हटे, टैक्स से जुड़े प्रावधान हटे। कभी जुड़े भी होंगे फिर हटा दिए। टैक्स से जुड़े प्रावधान हटे, 101वां जीएसटी से याद रखना। ठीक है, जल्दी से अगला पॉइंट पढ़ लो। राज्य सूची का 7वीं अनुसूची की सेकंड लिस्ट को राज्य की सूची कहते हैं। इस सूची में वे विषय रखे जाते हैं जो स्थानीय महत्व के हों। अगर राष्ट्रीय महत्व के हैं तो देश देखेगा, या क्षेत्रीय महत्व के हों। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को है। राज्यों की व्यवस्थापिका मतलब विधानसभा, विधानमंडल, सारा। अगले पेज पर आओ। मूल संविधान के अनुसार इस सूची में कितने विषय थे? 66। ये 66 से इतने कम कैसे हुए? इसके टॉपिक उठा के किसको दे दिए? स्टेट वालों को कह दिया भाई काम इस पे कॉन्करेंट करेगा। सबसे बढ़िया 2 टॉपिक हैं, एजुकेशन का और वन का, जो तुम्हारी लाइफ से भी जुड़े हैं। पहले एजुकेशन सिर्फ स्टेट बोर्ड की थी, आज एजुकेशन स्टेट बोर्ड की भी है और सीबीएसई की भी, अब तो इंटरनेशनल बोर्ड्स भी आ गए। इसी तरह माप तोल के ऊपर काम हुआ था, इसी तरह पशु पक्षियों के ऊपर काम हुआ था। तो ये सारे टॉपिक कहाँ से उठा के हटाए गए थे? स्टेट से उठा के कॉन्करेंट। स्टेट का क्या गया? पहले भी स्टेट बना सकती थी, आज भी स्टेट बना सकती है, इसलिए स्टेट ने कोई ये नहीं कहा भी मेरा हिस्सा छीन लिया। पढ़ो, इसमें 66 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन किसने किया था? ये 42वां इंदिरा गांधी, इन्होंने हटवाए थे। 1976 में इसमें 4 विषय हटाए, शिक्षा हटा दी, वन हटा दिया, जंगली जानवर पक्षियों की रक्षा और माप तौल, स्टैंडर्ड वेट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वेट, ये सब चेंज करवा दिए। राज्य सूची से किस सूची में करवा दिए? समवर्ती। अब कितने रह गए इसमें? पहले 66 से 61 आए, फिर अब 59। यहाँ लिख लो, अब 59 हैं। तो यहाँ 3 डिजिट याद रखने हैं, 66, 61 और 59। ये 59 2 कौन से हटे होंगे? अब टैक्स वाले। अब जितने हटे ना वो सब टैक्स के हटे हैं, चाहे वो स्टेट से हटे हो चाहे यूनियन से। अवशिष्ट पे आ जाओ। राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं पुलिस, न्याय, जेल। ये अवशिष्ट को काट दो, यहाँ नहीं है, नीचे लिखना था। राज्य सूची के विषय पढ़ लो, पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें। ये छोटे लेवल पे काम करते हैं, लेकिन अगर नेशनल हाईवे बनाना हो तो राज्य की जिम्मेदारी है, नेशन की, देश की जिम्मेदारी है। लास्ट पे आ जाओ। 101वां संविधान संशोधन, वो बात जो तुम अब जान गए हो, 2016 के द्वारा प्रविष्टि 52 और प्रविष्टि 55 का लोप कर दिया गया। अब कुल टिक करो 59 आइटम्स या प्रविष्टियां रह गए, 2 और घट गए। किससे जुड़े घटे हैं? टैक्स से जुड़े। अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 66 ही है, क्योंकि जब काटते हैं ना तो उसका नंबर चेंज नहीं करते। आज भी लास्ट का नंबर 66 है, लेकिन अब गिनती में कितने रह गए हैं? 59 रह गए। यहाँ लिख लो टैक्स से जुड़े हटे, तो दोनों में याद रखना टैक्स से जुड़े हट गए। ठीक है, लास्ट समवर्ती पे आ जाओ। इस सूची में वे विषय हैं जिनका महत्व संघीय भी है और क्षेत्रीय भी है। राज्य सूची को काट के समवर्ती लिखो, यहाँ गलत टाइप हो गया। ये समवर्ती में इस समय 52 है, अब घट गए या 52 ही हैं? ये सेम चल रही है, इसमें टेक्स्ट पे फर्क नहीं पड़ा। मूलतः कितने थे इसमें? 47। 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय जो तुम ऊपर पढ़ के आए, शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षी और मापतौल की रक्षा और मापतौल, समवर्ती सूची में कर दिए गए। इस सूची में एक नवीन विषय आया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये किसको दे दिया? देश को, राज्य को, या दोनों को? दोनों अपनी पॉलिसी बनाओ, अपने यहाँ जनसंख्या पे अपने आप लिमिट रखो। तो ये नया ऐड किया गया। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो जाए तो फिर किसकी चलेगी? फिर केंद्र की चलेगी। सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा। यहाँ भी संघ नंबर 1 है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अगर लड़ पड़े तो किसकी चलेगी? केंद्र की। अवशेषीय विषय जो किसी सूची में नहीं है वो किसको दिया गया? संसद लिखें या केंद्र लिखें? संसद लिखें। किस आर्टिकल के तहत? 248। लेकिन संसद में चलती किसकी है? केंद्र। यहाँ लिख लो, ये बात लिखो, अनुच्छेद 248 के तहत चलनी संसद में केंद्र की ही है, क्योंकि जिसकी सरकार है वही संसद में चलेगी। तीनों लिस्ट समझ में आ गई? हाँ, इसको ढंग से पढ़ लेना। ये सब निचोड़ था, नया नहीं है, लेकिन पेपर के हिसाब से इसमें बहुत सारी नई बातें निकल आएंगी। चलो बाकी अब मंडे को पढ़ेंगे।